हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूं रितु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर लाइट, जिसमें हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में और हम पढ़ चुके हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, किस किस तरह की इमेजेस इनमें बनती हैं जब ऑब्जेक्ट्स इनके सामने डिफरेंट डिस्टेंसेस पर रखा जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक और फिनोमेना के बारे में जो लाइट शो करती है, वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्या होता है? तो हमने अब तक क्या पढ़ा है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो ठीक है, जब तक लाइट एयर में ट्रेवल कर रही है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, जब तक लाइट वाटर में ट्रेवल कर रही है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है। लेकिन अगर लाइट एयर से वाटर में जा रही है या वाटर से एयर में जा रही है, तब भी क्या वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है? नहीं। हमने क्या देखा है कि अगर एयर से लाइट जा रही है वाटर में या वाटर से लाइट जा रही है एयर में, तो क्या होता है, लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है। अब ऐसा नहीं होगा कि लाइट सीधा स्ट्रेट लाइन में जाती जाएगी, वो लाइट क्या होगा, थोड़ी सी बैंड हो जाएगी, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगी। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है ये? द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ए लाइट रे की डायरेक्शन में चेंज व्हेन इट ट्रेवल्स ओब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। जब लाइट ऑब्लिकली यानी तिरछा, ऐसे अगर हम बोलते परपेंडिकुलर जा रही है, नॉर्मल जा रही है, तो इसका मतलब क्या होता, ये एयर है, ये वाटर है, तो लाइट कैसे आ रही होती है, जो एयर और वाटर का ये जो बाउंड्री है जिसको हम क्या बोलते हैं, और इंटरफेस बोल सकते हैं, इस इंटरफेस पर, इस पॉइंट पर ये लाइट कैसी है, बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही है इस इंटरफेस की। तो ये तो कैसी है, नॉर्मली आ रही है, परपेंडिकुलरली आ रही है। लेकिन अगर वो तिरछा आ रही है, परपेंडिकुलर नहीं आ रही है, तो हम क्या बोलते हैं उसे, लाइट कैसी आ रही है, ऑब्लिकली आ रही है। तो जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, किस तरह से, ऑब्लिकली जाती है, तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। इसी फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब ये हो क्यों रहा है इसको समझने के लिए हम देखते हैं एक एग्जाम्पल, एक एनालॉजी लेते हैं। एनालॉजी मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसके साथ हम इसको कुछ हद तक रिलेट कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्यों लाइट बेंड हो रही है। सपोज़ कीजिए आप एक कार में हैं और आप एक रोड पर जा रहे हैं, ठीक है, ये कार में हैं आप और यहाँ आप जा रहे हैं एक रोड पे, पक्का रोड है ये। रास्ते में क्या आता है, आपके रास्ते में बहुत सारा कीचड़ आ जाता है। ये क्या आ गया, मड प्लस वाटर, यहाँ पर कीचड़ आ गया तो क्या होगा, आपकी कार इस कीचड़ में एंटर करेगी। कीचड़ में एंटर करेगी तो क्या होगा, ये आगे के दोनों पहिए, दोनों के दोनों एक साथ में कीचड़ में आपके एंटर करेंगे, ठीक है। और आपको ये तो पता होगा कि पक्के रोड पर जब कार चल रही है तो उसकी स्पीड ज़्यादा है, लेकिन अगर वो कीचड़ में से जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो क्या होगा, इन दोनों पहियों की स्पीड एक साथ में कम हो जाएगी। कम हो गई तो आपकी कार कैसी हो गई, अब आपकी कार स्लो हो गई, ठीक है। क्या कार की डायरेक्शन चेंज हुई? नहीं, कार की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आपकी कार बिल्कुल सीधी आ रही थी, दोनों पहिए एक साथ में कीचड़ में एंटर हुए थे, दोनों की स्पीड साथ में स्लो हुई, तो आपकी पूरी कार तो स्लो हो गई लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। जैसे ही ये मड से बाहर निकलेगी और फिर से रोड पर आएगी तो क्या होगा, ये दोनों पहिए एक साथ में रोड पर आएंगे, दोनों की स्पीड फिर से तेज़ हो जाएगी और आपकी कार की स्पीड फिर से बढ़ जाएगी। ये तो कब है, जब आपकी कार बिल्कुल सीधा सीधा आ रही थी और सीधा सीधा ही आकर उसके दोनों पहिए एक साथ में कीचड़ में एंटर हो गए। लेकिन सपोज कीजिए आपकी जो कार है वो ओब्लिकली आकर एंटर हो रही है मड में। तो ये क्या है, ये रोड है, रोड पर आपकी कार आ रही है चलती हुई और यहाँ पर आपके पास आ जाती है मड, ठीक है, ये यहाँ पर कीचड़ भरा हुआ है। अब क्या होगा, आपकी कार ऐसे तिरछा आ रही है अब क्या होगा, अब आप देखोगे कि ये वाला जो पहिया है आपकी कार का, ये तो पहले मड में एंटर करेगा, ये वाला पहिया तो अभी भी रोड पर है। तो होगा क्या, इस पहिए की स्पीड कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये पहिया तो स्लो हो जाएगा, और ये पहिया अभी भी कैसा है, इसकी स्पीड अभी भी ज़्यादा है क्योंकि ये पक्की रोड पर है।
उससे क्या होगा, ये पहिया अब कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये वाला पहिया ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो अब आपकी कार की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो आपकी कार को जाना कैसे चाहिए था, अगर यहाँ पर कोई ऐसे मड आपको रास्ते में नहीं मिलती तो आपकी कार को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन आप क्या देखोगे, आपकी कार इस तरह से मुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पहिया स्लो गया जो मड में चला गया था, और ये पहिया जो अभी मड में नहीं गया था वो फास्ट है। एक बार दोनों पहिए मड में आ जाएंगे फिर तो आपकी कार उसी डायरेक्शन में, जो भी इसकी डायरेक्शन हो गई उसमें आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये वाला इस पॉइंट पर, ये वाला पहिया मड से टकराया है जिस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, किसी और कलर से मैं ड्रॉ कर देती हूँ, इस पॉइंट पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो आपको यहाँ दिखाई क्या दे रहा है कि आपकी कार को जाना तो था इस तरह, लेकिन क्योंकि उसके एक पहिए की स्पीड कम हो गई दूसरे पहिए के मुकाबले, तो आपकी कार की डायरेक्शन अब हो क्या गई, आपकी कार की डायरेक्शन ऐसे हो गई, है ना, आपकी कार इधर की तरफ को जाने लगी। तो आप इसको क्या कह सकते हो कि आपकी कार अगर ये परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर की तरफ को बैंड हो गई, आपकी कार की डायरेक्शन किस तरह से चेंज हुई कि आपकी कार इस परपेंडिकुलर की तरफ को मुड़ गई। ठीक है, दूसरा सिनेरियो देखते हैं। दूसरे केस में क्या हो रहा है, आपकी कार इस बार मड में से चलती हुई आ रही है, ये क्या है, यहाँ पर मड है, ठीक है, और यहाँ आपकी कार है, ये आपकी कार के आगे के दोनों पहिए हैं, ये मड में से चलती हुई आ रही है और चलते चलते ये पहुँच जाती है आपके पक्के रोड पर पहुँच गई। अब क्या होगा, इस बार भी वही बात होगी, अब ये वाला पहिया तो रोड पर पहुँच गया, रोड पर पहुँचते ही इसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये पहिया अभी भी मड में है तो इसकी स्पीड कैसी रहेगी, स्लो रहेगी। इस बार क्या होगा, क्योंकि ये पहिया तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उतनी देर में ये पहिया ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो इस बार आपकी कार उस तरफ को मुड़ जाएगी। तो आपकी कार को जाना कैसे चाहिए था, आपकी कार को जाना चाहिए था सीधा, अगर मड में ही चल रही होती वो लगातार, लेकिन आप क्या देखोगे, आपकी कार जो है वो उस तरफ को मुड़ जाएगी। तो आपकी कार अगर मैं बना दूं यहाँ पे, तो आपकी कार किधर को चली जाएगी, ऐसे कुछ उधर को बैंड हो जाएगी। ठीक है, अब इस पॉइंट पर जहाँ पर ये पहिया टकराया है हमारे रोड से, इस पॉइंट पर अगर मैं बना दूं एक परपेंडिकुलर, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ये कार परपेंडिकुलर से इस बार दूर की तरफ को चली गई है, परपेंडिकुलर से अवे बैंड हो गई है। कब, जब आपकी कार मड से रोड पर आ रही थी, मड में कार की स्पीड कम थी, रोड पर कार की स्पीड ज़्यादा थी। ठीक है, तो मड से जब कार रोड पे आई, कम स्पीड वाली जगह से जब ज़्यादा स्पीड वाली जगह पर आई, तो क्या हुआ, आपकी कार इस परपेंडिकुलर से अवे बैंड हो गई। जब आपकी कार रोड से मड में आ रही थी, रोड पर उसकी स्पीड ज़्यादा थी, मड में आकर उसकी स्पीड कम हो जाती है। जब वो रोड से मड में आई तो क्या हुआ, आपकी कार परपेंडिकुलर की तरफ बैंड हो गई, और जब आपकी कार बिल्कुल सीधा आ रही है, इस परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में आ रही है, तो क्या हुआ, जस्ट उसकी स्पीड कम हुई लेकिन उसने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की। इसी चीज़ को अगर हम ध्यान में रखें तो हम रिफ्रैक्शन को इसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं इसके अकॉर्डिंग हम इसको। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में आ रही है। ठीक है, अगर लाइट सीधा सीधा आ रही है, सपोज कीजिए यहाँ पर एयर है और यहाँ पर क्या है, यहाँ वाटर है। एयर भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लाइट उसमें से आर पार हो जाती है, वाटर भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लाइट उसमें से आर पार हो जाती है। लाइट बिल्कुल सीधा आ रही है, इस तरह से आ रही है कि ये जो हमारी इंसिडेंट रे है जो आकर इस सरफेस से टकरा रही है, वो कैसी है, वो इस सरफेस के यानी इंटरफेस के, एयर और वाटर के इंटरफेस के परपेंडिकुलर है। तो क्या होगा, जैसे ही वो वाटर में आएगी सिर्फ उसकी स्पीड कम हो जाएगी लेकिन उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हमारी लाइट रे ओब्लिकली आ रही है, यहाँ पर क्या है, एयर प्रेजेंट है, यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, अगर वो ओब्लिकली आ रही है उस केस में क्या होगा, अब यहाँ पर दिक्कत क्या है
कि अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। तो एयर में जो लाइट की स्पीड है वही सेम स्पीड वाटर में नहीं होती। एयर में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, वाटर में लाइट की स्पीड कम होती है। तो जैसे ही वो आकर इस पॉइंट पर टकराएगी, अब क्या होगा, उसकी स्पीड हो जाएगी कम। स्पीड कम हो जाएगी तो हमारी गाड़ी के साथ क्या हुआ था, जब वो रोड पर चलती हुई आ रही थी और फिर मड में गई थी तो क्या हुआ था, किधर की तरफ बैंड हो गई थी, वो परपेंडिकुलर की तरफ को बैंड हो गई थी। तो ये अगर हमारी इंसिडेंट रे है, ये जहाँ पर इस सरफेस से टकरा रही है, यानी हमारा जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, क्या कहते हैं इस परपेंडिकुलर को, रिफ्लेक्शन में भी हमने पढ़ा था, इसको हम नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल ड्रॉ कर लें तो हमारी जो लाइट है, क्योंकि इसकी स्पीड कम हो रही है वाटर में एंटर करते ही, तो वो इस नॉर्मल की तरफ को बेंड हो जाएगी। जाना कैसे चाहिए था इसको, अगर स्पीड दोनों केसेस में बराबर होती, वाटर में भी स्पीड उतनी ही होती जितनी एयर में होती, तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रही होती। लेकिन क्योंकि वाटर में लाइट की स्पीड कम है, इसलिए लाइट नॉर्मल की तरफ को बेंड हो जाएगी। ठीक है। दूसरा केस, अगर सपोज लाइट वाटर से चलती हुई आ रही है और एयर में पहुंच रही है। अब वाटर में क्या है, स्पीड कम है, एयर में क्या है, स्पीड ज़्यादा है। और लाइट कैसे आ रही है, ओब्लिकली आ रही है। सीधी आ रही होती तो कोई बात ही नहीं थी, सीधी आती वो यहाँ तक उसकी स्पीड कम थी, एयर में आती उसकी स्पीड बढ़ जाती, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। लेकिन जब वो ओब्लिकली आ रही है तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर यहाँ हमने बना दिया एक नॉर्मल। अब क्या हुआ, जैसे ही एयर में वो एंटर हुई उसकी स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ जाएगी तो वो किधर को जाएगी, वो नॉर्मल से अवे चली जाएगी। कैसे जाएगी, वो नॉर्मल से अवे चली जाएगी। अगर इन दोनों में लाइट की स्पीड सेम होती तो लाइट कैसे जा रही होती, स्ट्रेट लाइन में ही जा रही होती। लेकिन क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ गई एयर में एंटर करते ही, तो इसलिए ये नॉर्मल से अवे बेंड हो गई। ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें क्या होता है, लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है, ओब्लिकली जा रही है, तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। कुछ मीडियम ऐसे हैं जिनमें लाइट की स्पीड ज़्यादा है दूसरे के कंपैरिजन में, कुछ मीडियम ऐसे हैं जिनमें लाइट की स्पीड दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में कम है। तो इस लाइट की स्पीड में अंतर को शो करने के लिए भी हमने एक टर्म बना रखी है, उस टर्म को हम बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी हमें ये बताती है किस मीडियम में रिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, या किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट दूसरे के कंपैरिजन में कितनी है। ठीक है। तो एयर में क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, तो ऐसे मीडियम को वाटर के मुकाबले या दूसरे किसी और मीडियम के मुकाबले, जैसे ग्लास के मुकाबले, तो हम क्या बोलेंगे, एयर जो है वो वाटर के कंपैरिजन में ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। ये कैसा मीडियम है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। और वाटर में क्योंकि लाइट की स्पीड कम है एयर के मुकाबले, तो हम क्या बोलेंगे, ये कैसा है, ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। तो ये जो ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर हम बोल रहे हैं, ये कैसी टर्म्स हैं, कंपैरेटिव टर्म्स हैं। हम दो को आपस में कंपेयर करके देख रहे हैं, तभी इन टर्म्स का कोई मतलब है। एयर वाटर की कंपैरिजन में ऑप्टिकली रेयरर है, वाटर एयर के रिस्पेक्ट में ऑप्टिकली डेंसर है, क्योंकि वाटर में लाइट की स्पीड एयर के मुकाबले कम है। लेकिन अगर हम बात करें वाटर की और ग्लास की, यहाँ प्रेजेंट है वाटर, यहाँ प्रेजेंट है ग्लास, एक लाइट रे आ रही है और वो वाटर से होकर आ रही है और जा रही है वो ग्लास में, तो भी क्या होगा, वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। क्यों, क्योंकि ग्लास में लाइट की स्पीड कम है, यहाँ पर वाटर में लाइट की स्पीड ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर इक्वेशन चेंज हो गई। तो इस केस में जब हम वाटर और ग्लास को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे वाटर कैसा है, ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है ग्लास के कंपैरिजन में, और ग्लास कैसा है, ये वाटर के कंपैरिजन में ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। तो हम किसी एक मीडियम को ये नहीं बोल सकते कि ये ऑप्टिकली रेयरर है, ये ऑप्टिकली डेंसर है। दो मीडिया को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो एक दूसरे के कंपैरिजन में
जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा है वो ऑप्टिकली रेयरर है, जिसमें लाइट की स्पीड कम है वो ऑप्टिकली डेंसर है। तो हमें क्या दिखाई दिया यहाँ पर, अगर हम रिफ्लेक्शन को और अच्छे से यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि जब लाइट किसी ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। और कोई रे ऑफ लाइट जब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से, वाटर कैसा है एयर के कंपैरिजन में ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, वो नॉर्मल से अवे बैंड हो जाती है। या और कैसे कह सकते हो आप, लाइट ट्रेवल करती हुई आ रही है एक मीडियम में और गई एक ऐसे मीडियम में जिसमें लाइट की स्पीड कम है, लाइट की स्पीड कम है तो क्या होगा, लाइट नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। और लाइट ट्रेवल करती हुई आ रही है किसी मीडियम में और जा रही है एक ऐसे मीडियम में जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा है तो वो लाइट से, तो वो नॉर्मल से अवे बैंड हो जाएगी। ठीक है, तो इसी से अब इसे और अच्छे से समझने के लिए हम देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब से जब लाइट पास होती है तो किस किस तरह से वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। तो ये क्या है हमारे पास, ये है एक ग्लास स्लैब, ठीक है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है और यहाँ पर भी एयर प्रेजेंट है। अब हमें पता क्या है कि एयर में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है और ग्लास में लाइट की स्पीड कम होती है। तो जब हम एयर और ग्लास को कंपेयर कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एयर जो है वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है और ग्लास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी से ज़्यादा है तो ये कैसा मीडियम है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। ठीक है, एयर कैसी है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। अब एक लाइट रे आ रही है, ये जो ग्रीन कलर से बना रखी है, ये आके टकराती है एयर और ग्लास के इंटरफेस से। ये जो बाउंड्री है इससे आकर टकरा रही है जिसको हम इंटरफेस बोल रहे हैं, एक पॉइंट पर आकर टकरा रही है। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट से ये आकर टकरा रही है वो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रे आ रही है इसको हम क्या बोलेंगे, ये है हमारी इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे आ रही है, एक पॉइंट से टकरा रही है। इस पॉइंट पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें तो ये क्या है, ये है हमारा नॉर्मल। ठीक है, अब अगर लाइट की स्पीड एयर में और ग्लास में सेम होती तो ये लाइट कैसे जा रही होती, सीधा ऐसे जा रही होती, जो ये आगे डॉटेड लाइन से पाथ बनी हुई है इस पाथ पर जा रही होती। लेकिन हमें पता है कि एयर तो ऑप्टिकली रेयरर है, ग्लास ऑप्टिकली डेंसर है, यानी एयर में लाइट की स्पीड ज़्यादा है, ग्लास में एंटर करते ही इसकी स्पीड हो जाएगी कम, तो ये नॉर्मल की तरफ को बैंड हो जाएगी। तो अब ये कैसे जाएगी, ये जो रेड लाइन बनी हुई है इस पाथ पर ये जाएगी। ठीक है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल था इसको हम बोल देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रे जो रिफ्रैक्शन के बाद हमें रे मिली इसको हम क्या बोल देंगे, ये बन जाएगी हमारी रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्शन के केस में हम क्या बोलते थे, इसे रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है इसलिए हम इसे बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, कुछ एंगल पर आकर टकरा रही थी ये नॉर्मल से और कुछ और एंगल बनाकर ये आगे रिफ्रैक्ट हो गई। फिर क्या हुआ, फिर से आकर ये अब इस ग्लास और एयर के इंटरफेस से टकराई यहाँ पर। अब क्या होगा, ये ग्लास से एयर में जाएगी, यानी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जाएगी। तो ग्लास में तो स्पीड कम है, जैसे ही एयर में जाएगी इसकी स्पीड बढ़ेगी तो ये नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। अगर यहाँ पर स्पीड सेम होती तो ये कैसे जा रही होती, ये कुछ ऐसे सीधी जा रही होती, लेकिन क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ गई तो क्या हुआ, ये नॉर्मल से अवे बेंड हो गई। एक रिफ्लेक्शन यहाँ हो रहा है और एक रिफ्लेक्शन यहाँ हो रहा है। अब ये रे जो ग्लास स्लैब से फाइनली निकल कर आ रही है, बाहर निकल कर आ रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे।
इमर्जेंट रे, जो रे ग्लास स्लैब से फाइनली इमर्ज होकर आ रही है, बाहर निकल कर आ रही है। ये है हमारा दूसरा नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है, इसका भी हमने नाम रखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो आई जो हमने लिखा है वो क्या है, वो है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आर जो हमारा लिखा हुआ है वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये फाइनली ई जो हमने लिखा है वो क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, और एंगल ऑफ इमर्जेंस यानी इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। अब यहाँ पर आप एक बात जो स्पेशल नोट करेंगे वो ये कि अगर ये रिफ्रैक्शन फिनोमेना नहीं होता तो हमारी ये इंसिडेंट रे कैसे जारी होती। ये जो डॉटेड लाइन बना रखी है इस पाथ पर ये जारी होती, लेकिन रिफ्लेक्शन की वजह से, 2 बार रिफ्लेक्शन होने की वजह से ये कैसे निकल कर आई है, ये यहाँ से निकली है। तो आपको दिखाई क्या दे रहा है कि जो इमर्जेंट रे है अभी भी इंसिडेंट रे की ही डायरेक्शन में इधर जा रही थी, अभी भी इधर ही जा रही है, यानी इंसिडेंट रे के पैरेलल तो ये है। हुआ क्या है, बस अंतर क्या हुआ है कि पहले ये यहाँ से इमर्ज होती, लेकिन अब ये डिस्प्लेस हो गई थोड़ी सी। अब ये कहाँ से इमर्ज हो रही है, ये यहाँ से इमर्ज हो रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है। पहले ये ग्लास स्लैब में यहाँ से बाहर निकल रही होती अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता, लेकिन रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये ग्लास स्लैब में यहाँ से बाहर निकल रही है। तो ये क्या हो गई है, थोड़ी सी डिस्प्लेस हो गई है ना। इसको हम बोलते हैं क्या हो गया है, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट इक्वल किसके है, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे, तो जो पैरेलल लाइंस हमें दिख रही हैं इनके बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इस डिस्टेंस को अगर हम मेज़र कर लें तो हम बता सकते हैं कि ये हमारी जो रे है वो लेटरली कितना डिस्प्लेस हो गई। क्या है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही है हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ग्लास स्लैब में जब लाइट रे कोई एंटर करती है तो हम देखते हैं उसमें 2 बार रिफ्लेक्शन होता है। एक बार जब वो एयर से ग्लास में जा रही है तो वो रेयरर, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रही है, उसकी स्पीड कम हो रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। ठीक है, उसके बाद जब वो ग्लास से निकल कर बाहर एयर में आ रही है तब क्या हो रहा है, क्योंकि वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रही है तो उसकी स्पीड उतनी ही बढ़ जाएगी जितनी यहाँ पर कम हुई थी। ठीक है, तो जो रे निकल कर आएगी उसे हम बोलेंगे इमर्जेंट रे। और हमने क्या नोटिस किया, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन इमर्जेंट रे जो है वो थोड़ी सी लेटरली डिस्प्लेस हो गई है। इंसिडेंट रे को जहाँ से निकलना चाहिए था अब ये वहाँ से नहीं निकल रही है, ये थोड़ी लेटरली डिस्प्लेस हो गई है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी ये डिस्टेंस इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्लास स्लैब का एग्जाम्पल। तो अब ये जो हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन के बारे में, क्योंकि ये भी एक नेचुरल फिनोमिना ही है और आपको पता है सारे फिनोमिना कुछ ना कुछ तो रूल्स फॉलो करते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था, रिफ्लेक्शन भी ऐसे ही हैफेजर्डली नहीं होता, कुछ रूल्स हैं जो वो फॉलो कर रहा है, जिन्हें हम बोलते थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ये भी ऐसे ही नहीं हो रहा, ये कुछ रूल्स को फॉलो करता है, जिन्हें हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये लॉज क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ बनाया है हमने, टू द इंटरफेस ऑफ एनी टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। 2 ट्रांसपेरेंट मीडिया के की बाउंड्री पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो हमने नॉर्मल बनाया है वो नॉर्मल। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब क्या है इस बात का, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो नॉर्मल बना है वो, और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। जैसे अगर ये हमारा स्क्रीन एक प्लेन है तो इंसिडेंट रे स्क्रीन पर है तो नॉर्मल भी स्क्रीन पर है और रिफ्लेक्टेड रे भी स्क्रीन पर ही है। ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्टेड रे स्क्रीन से बाहर निकल रही है या स्क्रीन के अंदर जा रही है, ऐसा नहीं होगा, ये तीनों सेम ही प्लेन में लाई करेंगे।
दूसरी बात, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट for a given pair of media and for a light of given color. एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया है, जैसे हमें वाटर और ग्लास दिया हुआ है, या एयर और वाटर दिया हुआ है, या एयर और ग्लास दे रखा है, ऐसा हमें एक पेयर ऑफ मीडिया दे रखा है। तो एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया के केस में एक पर्टिकुलर कलर की लाइट हमें दी हुई है, रेड कलर की लाइट है, ग्रीन कलर की लाइट है, किसी कलर की लाइट है, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब क्या इस बात का, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कौन सा एंगल? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, ठीक है। ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये किसके बीच का एंगल है? रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो हमें ये दूसरा लॉ क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का अगर हम साइन लें और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का अगर हम साइन लें, तो ये रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। कब? एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया के लिए। जब हमने यहाँ पर एयर ली है और यहाँ पर ग्लास लिया है, तब ये रेशियो कुछ कांस्टेंट निकल कर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये मीडिया चेंज कर दें, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर हमने वाटर ले लिया, तो वो रेशियो कुछ और आएगा। अगर हमने यहाँ पर वाटर ले लिया, यहाँ पर ग्लास ले लिया, तो ये रेशियो कांस्टेंट होगा, लेकिन कुछ और नंबर होगा। तो एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया के लिए ये रेशियो कांस्टेंट होता है। दूसरी कंडीशन, पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट के लिए ये कांस्टेंट होता है। अगर ग्रीन कलर की लाइट डाली है आपने, तो आपको कुछ यहाँ पर नंबर मिलेगा जब आप साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन करेंगे। लेकिन रेड कलर की लाइट डाली है, तो आपको यहाँ पर कोई दूसरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो कलर ऑफ लाइट चेंज करेंगे तो भी ये कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एक पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट के लिए और पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया के लिए ये नंबर हमेशा कांस्टेंट होगा। कलर ऑफ लाइट से क्या लेना देना है इसका? क्योंकि डिफरेंट लाइट के जो डिफरेंट कलर्स हैं वो डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम में अलग अलग स्पीड से चलते हैं। तो वैक्यूम में और एयर में तो सब कलर्स की स्पीड सेम ही होती है, लेकिन जब वो ग्लास में एंटर करेंगे तो क्या होगा? रेड कलर अलग स्पीड से चलेगा, रेड कलर की स्पीड कुछ थोड़ा कम हो जाएगी, उस रेड कलर की और ब्लू कलर की स्पीड और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो डिफरेंट कलर्स की स्पीड जो है वो अलग अलग तरह से कम होगी। और ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये हो क्यों रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि लाइट की स्पीड चेंज हो रही है। तो लाइट की स्पीड अगर ज़्यादा कम हो रही है, बहुत कम हो रही है, तो क्या होगा? ये रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा, बैंडिंग ज़्यादा होगी। लाइट की स्पीड अगर थोड़ी सी कम हुई है, तो ये रिफ्रैक्शन कम होगा, यानी लाइट कम बैंड होगी, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आपको क्या आ रही होगी कि ये साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये साइन ये क्या बोले जा रहे हैं? अब आपने क्योंकि अभी तक तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी होगी, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा साइन आई अपॉन साइन आर हम क्या बात करें। लेकिन अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अभी नहीं पढ़ी है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको क्लियरली तब समझ में आएंगे जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर पढ़ेंगे। थोड़ा सा बस मैं आपको यहाँ पर एक आइडिया दे देती हूँ कि ये क्या है, साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर क्या है। तो सपोज हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये एंगल है 90 डिग्री का, ट्रायंगल का नाम है हमारी AOB, और ये जो एंगल AOB है, एंगल O है, ये सपोज इसको हम कह रहे हैं ये है एंगल I, ठीक है। तो और ये दूसरा एक और ट्रायंगल है आपके पास, इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, उसमें भी ये वाला एंगल जो है वो एंगल I के ही बराबर है। तो यहाँ बना लेते हैं चलो पहले उसे। ये एंगल अभी भी क्या है? ये एंगल अभी भी एंगल I है, तो ये पॉइंट तो हमारा O ही है, ठीक है। ये साइड है हमारी OC, ये साइड है हमारी OD। तो हमने किस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल एक और बनाया है जिसमें ये एंगल अभी भी I है। और कैसे बना सकते हैं हम इसे? अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूँ और इसको भी आगे बढ़ा दूँ और इसको कर दूँ ऐसे ज्वाइन, तो ये जो एंगल बन गया, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D, ये जो ट्रायंगल बन गया, ये भी क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल O I ही है। एक और ट्रायंगल अगर मैं बना दूँ, इसको और आगे एक्सटेंड कर दूँ, ये भी 90 डिग्री का है, राइट एंगल ट्रायंगल है।
कुछ नाम रख देते हैं इनका, ये है DF, तो ये ट्रायंगल बन गया EOF। यहाँ पर भी हमें दिख रहा है ये एंगल तो सेम ही है, एंगल I ही है। अगर हम ऐसे बना रहे हैं, हमारे पास अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल हैं जिसमें ये वाला एंगल कांस्टेंट है, तो हमने ऐसे में क्या नोटिस किया है, हमने ये देखा है कि इस ट्रायंगल में AOB में अगर हम निकालें इस एंगल के सामने वाली साइड और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, यानी AB अपॉन OA निकालें, तो वो किसके इक्वल आएगा। अगर इस दूसरे ट्रायंगल में हम निकालें इस एंगल की सामने वाली साइड और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, यानी CD अपॉन OC, CD अपॉन OC के इक्वल आएगा। और वो किसके इक्वल आएगा, अगर इस तीसरे ट्रायंगल में हम निकालें एंगल I के सामने वाली साइड यानी EF और हाइपोटेन्यूज यानी OE का रेशियो। ऐसे ही आप कितने भी राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये एंगल I है, तो इस एंगल के सामने वाली साइड और हाइपोटेन्यूज का रेशियो आपको इसी रेशियो के इक्वल मिलेगा। वो रेशियो हमेशा आपको कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं साइन ऑफ एंगल I, साइन ऑफ एंगल I। या एंगल O है तो साइन ऑफ एंगल O, यहाँ पर एंगल कुछ और है, एंगल R है तो उसे हम बोलेंगे साइन ऑफ एंगल R। तो ये साइन ऑफ एंगल I, साइन ऑफ एंगल R क्या है, ये जस्ट एक रेशियो है। क्या है ये, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया है जिसमें ये एंगल I है या ये एंगल R है, तो इसके सामने वाली साइड और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है वो है साइन ऑफ I। अगर ये एंगल R है तो इसके सामने वाली साइड और हाइपोटेन्यूज का रेशियो वो है साइन ऑफ R, ठीक है। तो साइन I अपॉन साइन R ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर। और इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। इसी को आप और सिंपली समझना चाहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि ये रेशियो साइन I अपॉन साइन R कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा देंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम कर देंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कम हो जाएगा। इस तरह से कि हर केस में इस साइन ऑफ दिस एंगल और अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल आपको कांस्टेंट ही मिलेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम करने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कम होगा। तो ये थे हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉ क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ये सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। दूसरा साइन I अपॉन साइन R, ये कांस्टेंट है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर, जिसे हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। ये जो कांस्टेंट यहाँ पर हमें मिला है, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे हम N से डिनोट करते हैं, ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, ये है हमारा एंगल I और ये है हमारा एंगल R, तो हमने क्या निकाला, साइन I अपॉन साइन R, ठीक है। ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट किसके इक्वल है, ये इक्वल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। अब एयर को अगर हम फर्स्ट मीडियम मान रहे हैं, क्योंकि लाइट कहाँ से आ रही है, पहले ट्रेवल कर कर एयर से, उसके बाद जा रही है वो ग्लास में, तो ग्लास को हम मान रहे हैं सेकेंड मीडियम। तो ये कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, या और कैसे लिख सकते हैं हम इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू जिसमें लाइट बाद में जा रही है, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 जिसमें से लाइट पहले ट्रेवल करके आ रही थी, ठीक है। तो अब हम यहाँ बात करें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक और टर्म की, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमें पता चल गया, साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R, ठीक है। लेकिन हमने पीछे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा था वो क्या था, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सम अदर मीडियम। अब ये जो सम अदर मीडियम की हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये जो फर्स्ट मीडियम है, अगर ये वैक्यूम है या एयर है, तो जो नंबर हमारे पास निकल कर आता है
उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। ये जो सेकेंड मीडियम है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या है इसका? सपोज यहाँ पर प्रेजेंट है ग्लास और यहाँ पर क्या है? वैक्यूम है। वैक्यूम है या एयर है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि एयर में और वैक्यूम में लाइट की स्पीड करीब करीब बराबर ही होती है, ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर वैक्यूम है, यहाँ पर ग्लास है। अब कोई लाइट रे है जो वैक्यूम से होकर आ रही है और ओब्लिकली आकर टकरा रही है हमारे ग्लास से, तो क्या होगा? वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। नॉर्मल की तरफ ही यहाँ पर क्यों बेंड होगी? क्योंकि वैक्यूम में लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है। वैक्यूम में क्या है? मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट। उससे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट तो कहीं पर है ही नहीं। तो वैक्यूम से या एयर से जब भी किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट जाएगी उसकी स्पीड हमेशा कम ही होगी। कम ही होगी तो वो हमेशा नॉर्मल की तरफ ही बेंड होगी। कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में? तो आपको याद भी होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वैक्यूम से आई, तो वैक्यूम को हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं फर्स्ट मीडियम, ग्लास को हम कह रहे हैं सेकेंड मीडियम। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इसको हम सिर्फ एनजी भी लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है। ये इक्वल किसके होगा? अब हमें एक चीज़ और पता है, हमें पता है कि ये जो रिफ्रैक्शन है, लाइट कितनी बेंड हो रही है, ये डिपेंड किस बात पर कर रहा है? ये डिपेंड इस बात पर कर रहा है कि लाइट की स्पीड दूसरे मीडियम में कितनी चेंज हो रही है। सपोज वैक्यूम से या एयर से लाइट आ रही है किसी पर्टिकुलर स्पीड से चलते हुए, एक दूसरे मीडियम में पहुंची जिसमें लाइट की स्पीड थोड़ी सी कम हो गई, तो क्या होगा? हमारी लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ को थोड़ी बेंड हो गई। लेकिन वैक्यूम या एयर से लाइट आ रही है और एक ऐसे मीडियम में जा रही है जिसमें लाइट की स्पीड और ज़्यादा कम हो गई, तो अब क्या होगा? हमारी रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ और ज़्यादा बेंड हो जाएगी। तो अगर हम ये एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि कितनी लाइट कितना बेंड हो रही है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? दोनों में लाइट की स्पीड को भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बेंडिंग तो एक्चुअली हो किसकी वजह से रही है? स्पीड में चेंज होने की वजह से हो रही है। तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमारे पास एक तरीका और है जिससे हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर तो है, दूसरा क्या है? हम दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड को कंपेयर करें। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है, तो इसका मतलब क्या है? वैक्यूम से लाइट आ रही है और उस मीडियम में जा रही है। वैक्यूम में लाइट किसी पर्टिकुलर स्पीड से चलती हुई आ रही होगी। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट को हम किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारा मीडियम है उसमें भी लाइट किसी स्पीड से चलती हुई आ रही होगी, उसको हम किससे डिनोट कर देते हैं? वी से उसको हम डिनोट कर देते हैं। ये वी क्या है? ये इस केस में हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब हमें ये पता है कि बेंडिंग कितनी हो रही है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ये स्पीड इस स्पीड के कंपैरिजन में कितनी कम है। तो हम सिंपली क्या करेंगे? इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये रेशियो भी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ही वैल्यू देगा, क्योंकि बेंडिंग कितनी हो रही है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बन रहा है, वो भी इसी पर डिपेंड कर रहा है कि लाइट की स्पीड कितना कम हो रही है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या है? ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। वैक्यूम के या एयर के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, यानी लाइट वैक्यूम से होती हुई आ रही है तो उस मीडियम में लाइट कितना रिफ्लेक्ट होगी, कितना वो बेंड हो जाएगी। और इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। वैक्यूम में लाइट किस स्पीड से आ रही थी, यानी सी, अपॉन उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी हो गई, यानी वी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम ये किसके इक्वल हो गया? ये इक्वल हो गया सी अपॉन वी के। क्या है ये? एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। वैक्यूम में क्योंकि लाइट सबसे ज़्यादा तेज़ ट्रेवल करती है तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम 1 मानकर चल रहे हैं, और किसी मीडियम में तो लाइट की स्पीड इससे कम ही होनी है। तो ये जो c है ये हमेशा कैसा होगा? बड़ा नंबर। ये जो v है ये हमेशा एक छोटा नंबर होगा।
अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, हमेशा 1 से बड़ा ही कोई नंबर मिलेगा। तो किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कैसा होगा, 1 से बड़ा ही कोई नंबर होगा। जहाँ पर 1 हम किसको मानकर चल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। एयर और वैक्यूम में क्योंकि लाइट की स्पीड करीब करीब सेम ही है तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम सेम ही मानकर चल रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पर टर्म आती है वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसकी हम बात कर रहे थे जब हम ग्लास स्लैब की बात कर रहे थे। अब ग्लास स्लैब के केस में आपने क्या देखा था कि यहाँ पर वैक्यूम तो नहीं था, यहाँ एयर था और यहाँ ग्लास थी। या एयर को तो चलो हम वैक्यूम ही कंसिडर कर लेते हैं, तो हम एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर चलते हैं। सपोज कीजिए लाइट जो है वाटर से ग्लास में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, वाटर से आई है लाइट ऑब्लिकली, अगर टकराई ग्लास से, या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये हमने बना दिया नॉर्मल। अब ग्लास जो है वो ऑप्टिकली डेंसर है, यानी उसमें लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, तो हमारी जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये हमारे पास हो रहा है, ये है हमारा एंगल आई और ये है हमारा एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर कहीं पर वैक्यूम तो है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालना चाह रहे हैं इस वाटर के कंपैरिजन में, इस वाटर के रिस्पेक्ट में। तब उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, वो जो नंबर हमें मिलेगा उसे हम बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, किसके इक्वल होगा ये, अगर हम कह रहे हैं ये वाटर फर्स्ट मीडियम है और ग्लास सेकेंड मीडियम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू 1, और कैसे लिख सकते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर हम निकाल रहे हैं, तो किसके इक्वल होगा, ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमें पता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अगर हमें निकालना है मीडियम 2 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होता है, c अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो n2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा c अपॉन वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं n1 से, n1 यानी c अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, कितना आ जाएगा c अपॉन v2 इंटू v1 अपॉन c से c हो गया कैंसिल, ये हमारे पास निकल कर आ गया v1 अपॉन v2। यानी जिस वेलोसिटी से लाइट फर्स्ट मीडियम में आ रही है अपॉन जो लाइट की वेलोसिटी हो गई है सेकेंड मीडियम में जाकर, अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें तो वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसका अगर हमें उल्टा निकालना है, हम क्या निकालना चाह रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, यानी c अपॉन v1 डिवाइडेड बाय c अपॉन v2, कितना आ जाएगा c अपॉन v1 इंटू v2 अपॉन c, यानी v2 अपॉन v1। तो जस्ट पहले वाले का रेसिप्रोकल n21 अगर v1 अपॉन v2 है तो n12 कितना होगा, v2 अपॉन v1, इसी का रेसिप्रोकल। ऊपर आपको कौन सी वेलोसिटी लिखनी है, पहले वाले मीडियम की जिसमें लाइट पहले ट्रेवल करी थी, नीचे किसकी वेलोसिटी लिखनी है, बाद वाले मीडियम की जिसमें लाइट बाद में एंटर हुई है। ठीक है, जब आप निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसका मतलब पहले मीडियम 1 से लाइट होकर आ रही थी और उसके बाद सेकेंड मीडियम में वो एंटर हुई है, तो वो इक्वल हो जाएगा v1 अपॉन v2 के। जब आप निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, इसका क्या मतलब है, उल्टा हो गया, जस्ट पहले लाइट सेकेंड मीडियम में ट्रेवल कर रही थी उसके बाद वो फर्स्ट मीडियम में गई है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी पहले कितनी थी यानी वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम, और वेलोसिटी अब कितनी हो गई है यानी वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो n21 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 एंड 12 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1। अब जो हमने बातें पढ़ी हैं एक बार अगर हमने समराइज कर लें,
तो देखते हैं क्या क्या बातें हमने पढ़ी। एक तो ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में हमने बात की है। क्या है ये? किसी मीडियम की एबिलिटी लाइट को रिफ्रैक्ट करने की, उसे हम ऑप्टिकल डेंसिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी कम होने का मतलब रिफ्रैक्शन कम होगा। यहाँ पे एक बात और नोटिस करने की ज़रूरत है कि ये ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो मास डेंसिटी से डिफरेंट है। मास डेंसिटी याद है ना आपको, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वो वाली जो डेंसिटी होती है वो डिफरेंट बात है, और ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट बात है। हो सकता है कोई एक ऐसा सब्सटेंस हो जिसकी जो मास डेंसिटी है वो कम है लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, जैसे केरोसिन। केरोसिन जो है वो पानी से हल्का होता है, आपने देखा आप पानी पे डालेंगे तो वो पानी के ऊपर तैरेगा, यानी उसकी जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम है। लेकिन अगर हम बात करें उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी की, तो हमें पता है कि केरोसिन में लाइट की स्पीड वाटर के कंपैरिजन में कम होती है, यानी वो ऑप्टिकली डेंसर है। वाटर के कंपैरिजन में वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है। मास डेंसिटी उसकी कम होती है लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी की टर्म्स में हम ये निकालते हैं, एक्सप्रेस करते हैं कि कोई मीडियम लाइट को कितना रिफ्रैक्ट कर सकता है। दो मीडिया को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो मीडिया कैसा, वो मीडियम होगा ऑप्टिकली डेंसर, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसको हम कहेंगे ऑप्टिकली रेयरर। जैसे हमारे पास दो मीडियम है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 और एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.75। ठीक है, तो एक मीडियम है मीडियम 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, और ये है मीडियम 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.75। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम है, इसका मतलब क्या है कि इसमें लाइट की बेंडिंग कम हो रही है। लाइट की बेंडिंग कम हो रही है का मतलब क्या है, लाइट की बेंडिंग कम कब होगी, जब इसमें लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रही। जब वैक्यूम से लाइट आ रही है तो ठीक है, लाइट की स्पीड थोड़ी तो कम हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रही। तो क्या हो रहा है, नॉर्मल की तरफ को लाइट रे बेंड तो हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा बेंड नहीं हो रही। दूसरा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है। ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब जब वैक्यूम से इसमें लाइट रे आकर टकरा रही है तो यहाँ पर बेंडिंग ज़्यादा हो रही है। ये रे, इसमें रे बेंड ज़्यादा हो रही है नॉर्मल की तरफ। बेंड ज़्यादा कब होगी, जब लाइट की स्पीड ज़्यादा कम हो जाएगी, है ना। इसकी कंपैरिजन में यहाँ पर लाइट की स्पीड कम होगी, तभी उसमें बेंडिंग ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम है, इसका मतलब क्या है, उस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा है। किसकी कंपैरिजन में, एक दूसरे मीडियम की कंपैरिजन में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने का मतलब है कि इसमें लाइट की स्पीड कम है। ठीक है, तो इसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा है, इसमें कम है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली, जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा है वो कैसा है, ऑप्टिकली रेयरर है। जिसमें लाइट की स्पीड कम है वो कैसा है, वो ऑप्टिकली डेंसर है। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो कैसा होगा, वो होगा ऑप्टिकली डेंसर। जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो कैसा होगा, वो होगा ऑप्टिकली रेयरर। ठीक है, ऑप्टिकली रेयरर जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, ऑप्टिकली डेंसर जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है, एक दूसरे के कंपैरिजन में। स्पीड ऑफ लाइट इज़ हायर इन ए रेयरर मीडियम, ये तो अभी हमने बात की। रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कंपैरेटिवली कम होगी। A ray of light traveling from a rarer medium to a denser medium slows down. जब एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है, ये रेयरर मीडियम है और ये कैसा है, डेंसर मीडियम है। रेयरर से डेंसर में जब लाइट जाएगी तो वो कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, और स्लो होने की वजह से वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी डेंसर से रेयरर मीडियम में तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड अप हो जाएगी, और वो नॉर्मल से अवे बैंड हो जाएगी। डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और वो नॉर्मल से अवे बैंड हो जाएगी। ठीक है,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा नंबर है जो हमें बता रहा है कि किसी मीडियम में कितने एक्सटेंट तक रिफ्रैक्शन हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, लाइट कितनी बैंड हो रही है। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? जब हम वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम में देख रहे हैं कि कितना रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एक छोटा नंबर है तो इसका क्या मतलब है कि हमारा मीडियम ऑप्टिकली रेयरर है, बड़ा नंबर है तो ऑप्टिकली डेंसर है। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है। ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा नंबर होने का मतलब ये है कि उसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा नंबर होने का मतलब ये है कि उसमें लाइट की स्पीड कम है। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं जो कुछ हमने अभी पढ़ा है उसके बेसिस पर। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पर किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं? A ray of light traveling in air enters obliquely into water. एक रे ऑफ लाइट है, एयर में ट्रेवल कर रही है और ओब्लिकली एंटर कर रही है वाटर में। ठीक है, ये हमने बना दिया यहाँ नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। ये पूछ रहे हैं डज द लाइट रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? ये नॉर्मल की तरफ को बेंड होगी या नॉर्मल से दूर बेंड होगी और क्यों? अब हमें पता है एयर या वैक्यूम में तो लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है, तो और किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट जाएगी तो उसकी स्पीड तो कम ही होनी है, यानी वाटर में लाइट की स्पीड कम है और एयर में लाइट की स्पीड ज़्यादा है। तो एयर कैसा है? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। वाटर कैसा है? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। रेयरर से डेंसर मीडियम में जब भी लाइट रे जाएगी तो वो स्लो डाउन हो जाएगी और नॉर्मल की तरफ को बेंड हो जाएगी। और हम इसको कैसे बता सकते हैं? एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो करीब करीब 1 है, कितना होता है 1.0003 ऐसा कुछ होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 1 ले लेते हैं। और वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.33। जिस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है इसका मतलब वो मीडियम कैसा है? वो ऑप्टिकली डेंसर है। जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है वो ऑप्टिकली रेयरर है। तो डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी, रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी। और लाइट जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ को बेंड हो जाएगी। तो यहाँ आंसर में हम क्या बता सकते हैं किधर को बेंड होगी? वो टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों होगी? क्योंकि वाटर जो है वो ऑप्टिकली डेंसर है, वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर। वाटर एयर के कंपैरिजन में ऑप्टिकली डेंसर है और हमें पता है कि जब लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है क्योंकि उसकी स्पीड कम हो जाती है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। एयर से एंटर कर रही है लाइट ग्लास में। ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है कितना? 1.50। हमें पूछ रहे हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। आपको बताना है ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी होगी और हमें गिवन क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो कि है 1.50 और हमें गिवन है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी सी कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो हमें क्या पता है कि किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होता है? सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन जी किसके इक्वल होगा? सी अपॉन वी जी के वैल्यूज रख देते हैं। 1.50 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। सॉल्व करते हैं इसको, तो वेलोसिटी इन ग्लास कितनी आ जाएगी? 1.5 जाएगा उधर, वी जी चला गया उधर, 3 × 10⁸ अपॉन 1.5 कैंसिल करते हैं इसे, पॉइंट हटाया 30, 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो ग्लास में लाइट की स्पीड कम होकर कितनी हो गई? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गई। एयर में कितनी थी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, एयर में और वैक्यूम में लाइट की स्पीड सेम ही होती है अप्रॉक्सीमेटली। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज
2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? ये कह रहे हैं डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 2.42 है। अब हमें पता है किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये किसके इक्वल है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। ये हमें इक्वल दिया हुआ है 2.42 के। इसको हम क्या कह सकते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू, इसको उधर ले जा रही हूँ, 2.42 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। डायमंड में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डायमंड में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी 2.42 टाइम्स है। या और हम इसको कैसे कह सकते हैं? डायमंड में अगर लाइट जाएगी तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? वैक्यूम में जो उसकी स्पीड है उससे 2.42 इस फैक्टर से कम हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से 2.42 इस फैक्टर से कम है, इतना कम हो जाएगी। ठीक है, 3 इंटू 10⁸ को आप 2.42 से डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। एवरीडे लाइफ में हमें रिफ्लेक्शन होता हुआ कहाँ दिखाई दे रहा है? ठीक है, इसके बारे में अब हम यहाँ पर बात करते हैं। बहुत सारी जगह आपने देखा भी है, पर आपने शायद इससे पहले जब तक आपने रिफ्लेक्शन के बारे में नहीं पढ़ा होगा आपने ध्यान नहीं दिया होगा। जैसे आप मेले वगैरह में जाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पर एक गेम होता है जिसमें एक वेसल होता है, उसमें कॉइन डाल देते हैं और उसमें पानी भरा होता है और आपको वो कॉइन निकालना होता है। तो आप देखते हैं कि आपको कॉइन दिख कहीं रहा है, लेकिन आप जब उसे निकालने की कोशिश करते हैं तो एग्जैक्टली उस जगह पर कॉइन होता नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? Why does a coin placed at the bottom of a vessel appear to be raised when water is poured in the vessel? एक वेसल में आपने कॉइन रखा है तो आपको वो, खाली वेसल में कॉइन रखा है, आपको वो सही जगह पे रखा हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब आप उस वेसल के अंदर पानी डाल देंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? ये जो कॉइन है ये अपनी जगह से, ओरिजिनल जगह से ऊपर दिखाई देगा। होगा तो कॉइन वही, लेकिन दिखाई आपको वो कहीं और देगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है उसको देखने के लिए हम यहाँ पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस कॉइन की इमेज हमें कहाँ बनती हुई दिखाई देगी। तो किसी भी चीज़ की इमेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें से 2 लाइट रे निकालते हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की इमेज कहाँ बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। एक लाइट रे ये ब्राउन वाली इसमें से निकल कर जा रही है। जब तक ये वाटर में ट्रेवल कर रही है, यहाँ पानी भरा हुआ है, तब तक तो ये सीधा जा रही है। लेकिन जैसे ही ये वाटर से पहुँची एयर में तो अब क्या होगा? वाटर कैसा है? ऑप्टिकली डेंसर। एयर कैसी है? ऑप्टिकली रेयरर। ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जब लाइट रे जाएगी तो वो नॉर्मल से अवे बैंड हो जाएगी। जाना कैसे चाहिए था इसे? अगर स्पीड में इसकी चेंज नहीं होता तो ये ऐसे सीधी जा रही होती, लेकिन क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ गई एयर में जाकर तो अब ये कैसे जा रही है? ये जा रही है नॉर्मल से दूर। ऐसी एक और लाइट रे निकली इसी पॉइंट से। जब तक वाटर में जा रही थी सीधी जा रही थी, जैसे ही वो एयर में जाकर एंटर हुई तो अब क्या हो रहा है? वो नॉर्मल से अवे बैंड हो गई। जाती कैसे वो? ऐसे सीधी जाती, लेकिन क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ गई तो वो नॉर्मल से अवे बैंड हो गई। अब हम जब इसे देख रहे हैं हमारी आंखों तक तो ये दोनों रेज पहुंच रही हैं, और ये रेज हमें कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है? अगर हम इन्हें पीछे एक्सटेंड कर दें तो इस एक पॉइंट से हमें ये रेज आती हुई दिखाई दे रहे हैं। सपोज ये पॉइंट ए था, तो इस पॉइंट की इमेज हमें कहाँ दिखाई दे रही है? हमें यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हमें यहाँ तो ये पॉइंट दिख ही नहीं रहा, हमें ये पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमें लग रहा है ये दोनों लाइट रेज यहाँ से आ रही हैं। ऐसे ही इस कॉइन में हर एक पॉइंट जो है, ये पॉइंट हमें यहाँ दिखाई देगा, ये पॉइंट यहाँ दिखाई देगा, ये पॉइंट यहाँ दिखाई देगा। ये पूरा कॉइन हमें कहाँ पर दिखाई देगा? ऊपर दिखाई देगा। क्यों दिखाई दे रहा है ऊपर? रिफ्रैक्शन की वजह से। अगर हमने वेसल में पानी नहीं भरा होता तो लाइट रे बिल्कुल सीधी सीधी आ रही होती, तो हमें सही सही बिल्कुल उसकी पोजीशन, कॉइन की पोजीशन दिखाई दे रही होती। लेकिन रिफ्लेक्शन की वजह से क्या हुआ? जैसे ही लाइट वाटर से एयर में गई वो नॉर्मल से अवे बेंड हो गई, जिसकी वजह से कॉइन की पोजीशन हमें चेंज्ड दिखाई दे रही है। सेम ऐसा ही एग्जांपल हम लेते हैं एक और। आपने ये घर में भी देखा होगा, किसी ग्लास में पानी भर के, एक ग्लास है उसमें आपने पानी भरा हुआ है और उसमें आप अगर एक पेंसिल डाल देते हैं तो ये पेंसिल आपको यहाँ से ऐसे टूटी हुई दिखाई देती है ना? यहाँ तक तो सही दिखाई देती है और आगे हमें कैसी दिखाई देती है? जैसे यहाँ से टूट गई हो। ऐसा क्यों दिखाई देता है? जब हम इसे ऑब्लिकली डालते हैं, बिल्कुल सीधा डालेंगे तो हमें ये सही दिखाई देगी। उसका भी रीज़न वही है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
ये जो ग्लास है इसमें क्या भरा है, इसमें भरा हुआ है वाटर, ठीक है, ये क्या है वाटर। यहाँ ऊपर क्या प्रेजेंट है, ऊपर सारे में एयर प्रेजेंट है। वाटर ऑप्टिकली डेंसर है, एयर ऑप्टिकली रेयरर है। हमने ये पेंसिल इसमें डाली हुई है, पेंसिल है, स्टिक है, कुछ भी है, ये हमने उस ग्लास में डाली हुई है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमें इसकी इमेज कहाँ दिखाई देगी, हमें ये पेंसिल एग्जैक्टली कहाँ दिखाई देगी। तो एक पॉइंट ले लेते हैं इसका, हम देखते हैं इस पॉइंट की इमेज हमें कहाँ बनती हुई दिखाई देगी। इस पॉइंट से ये एक लाइट रे निकल कर जा रही है, जब तक वाटर में थी वो सीधा जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो एयर में एंटर करेगी वो सीधा जाने के बजाय नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी। ऐसी एक और लाइट रे जो यहाँ से निकल कर जा रही है, जब तक वाटर में थी वो सीधा जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो एंटर करेगी एयर में तो वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। हम जब इसे देख रहे हैं यहाँ से तो हमें ये दोनों लाइट रेज कहाँ से आती हुई दिखाई देंगी, हमें वो इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी। तो ये पॉइंट अगर ए है तो हमें ये पॉइंट यहाँ नहीं दिखाई देगा, हमें ये पॉइंट यहाँ पर दिखाई देगा। ऐसे इससे ऊपर का पॉइंट इसके ऊपर दिखाई देगा इसके ऊपर वाला पॉइंट इसके ऊपर का दिखाई देगा, ये वाला पॉइंट हमें यहाँ दिखाई देगा। जो पार्ट पेंसिल का एयर में है तो वहाँ तो कोई रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा, हमारी आइज तक सीधा सीधा लाइट रेज पहुँच रही है, तो वो तो हमें एग्जैक्टली उसी जगह पर दिखाई देगा जहाँ पर वो है। तो ऊपर वाला पार्ट जो एयर में है वो तो हमें यहाँ दिखाई देगा, लेकिन ये पार्ट जो वाटर में है वो हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस दिखाई दे रहा है। इसलिए हमें ऐसा लग रहा है जैसे ये पेंसिल यहाँ पर वाटर की सरफेस पर यहाँ पर टूटी हुई है। ठीक है, तो ये भी क्यों हो रहा है, रिफ्लेक्शन की वजह से ही हो रहा है। तीसरा एग्जाम्पल, ये भी अब तक तो आप बहुत इजीली एकदम से समझ जाओगे देखते ही कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या कह रहे हैं ये, वाई डज द बॉटम ऑफ ए पॉन्ड और ए स्विमिंग पूल अपीयर टू बी रेज्ड। कोई स्विमिंग पूल है या पॉन्ड है, उसका बॉटम जितना नीचे है, जितना गहरा है, हमें उतना गहरा दिखाई नहीं देता, उसका बॉटम हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। ऐसा क्यों? स्विमिंग पूल में आप जाते हो, आपको लगता है नहीं ये तो इतना गहरा नहीं है, लेकिन आप उसमें उतरते हो तो पता चलता है कि ये आपकी सोच से ज़्यादा गहरा था। ऐसा क्यों होता है? तो हम देखते हैं इस बॉटम की इमेज हमें कहाँ पर दिखाई देती है। एक पॉइंट ले लेते हैं इस बॉटम पर, ये पॉइंट ए है, तो इससे एक लाइट रे गई, जब तक वाटर में ट्रेवल कर रही थी तब तक सीधी जा रही थी। यहाँ पर भरा हुआ है सारे में क्या, वाटर, और ऊपर क्या है, एयर। वाटर कैसा है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, एयर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जैसे ही लाइट जाएगी तो वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी, ऐसे जाना चाहिए था लेकिन वो ऐसे हो जाएगी। ऐसी दूसरी लाइट रे जो निकल कर जा रही है, ये भी जब वाटर से एयर में जाएगी तो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। हमें ये दोनों रेज कहाँ से आती हुई दिखाई देंगी, इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी। तो हमें ये ए पॉइंट कहाँ दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा। ऐसे इसके साइड वाला पॉइंट यहाँ दिखाई देगा, ये पॉइंट यहाँ दिखाई देगा, ये पॉइंट यहाँ दिखाई देगा। तो ये पूरा जो बॉटम है हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, हमें वो यहाँ पर ये जो लाइन है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो वो इतना रेज्ड हमें दिखाई दे रहा है ये भी क्यों हो रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से। लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से अवे बैंड हो जाती है। ठीक है, तो क्या क्या हमने पढ़ा आज, उसको एक बार हल्का सा हम कर लेते हैं रिवाइज। क्या क्या बातें की हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। क्या है ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? कोई लाइट रे जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, ऑब्लिकली जाती है, तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। इसी फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। लाइट की मैक्सिमम स्पीड किस में है, वैक्यूम में या एयर में, और बाकी सारे मीडियम में लाइट की स्पीड उस वैक्यूम के कंपैरिजन में कम ही होती है। ठीक है, दो मीडियम की हम बात कर रहे हैं, तो एक मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा है उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, जिसमें लाइट की स्पीड कम है उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। लाइट रे जब भी ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है तो वो स्लो हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। और जब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जाती है तो वो स्पीड अप हो जाती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, जिससे वो नॉर्मल से अवे बैंड हो जाती है। ग्लास स्लैब में हमने देखा कि एक लाइट रे जो है उसमें दो बार रिफ्रैक्शन होता है। एक बार जब वो ग्लास स्लैब की इस सरफेस से टकरा रही है, दूसरी बार जब वो ग्लास स्लैब से बाहर निकल रही है।
तो ग्लास स्लैब के दोनों तरफ एयर प्रेजेंट है, बीच में वो बना हुआ है ग्लास का। ग्लास है ऑप्टिकली डेंसर और एयर होती है ऑप्टिकली रेयरर। तो एक रे ऑफ लाइट जब ग्लास स्लैब से टकराती है तो क्या होता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है, और जब वो ग्लास से वापस एयर में निकल कर आती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो नॉर्मल से अवे बैंड हो जाती है। यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें स्पेशल देखी थी। क्या? इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, लेकिन इमर्जेंट रे जो है वो कुछ डिस्प्लेस हो गई है, जिसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसे हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और हमने क्या बात की थी? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की हमने बात की थी। ये क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। और साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, ये रेशियो कांस्टेंट होता है फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर। और इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की उसके बाद हमने बात की थी किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हम 1 मान के चलते हैं, उसमें लाइट की स्पीड मैक्सिमम है। बाकी कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो उसमें लाइट की स्पीड वैक्यूम के कंपैरिजन में कम ही होती है। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे फाइंड कर रहे हैं कि लाइट अगर वैक्यूम से चलती हुई आ रही है और किसी दूसरे मीडियम में जा रही है ना, तो किस एक्सटेंट से बैंड होगी, वो एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग हमें बताता है ये नंबर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फाइंड कैसे करते हैं हम इसको? C अपॉन V, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट गिवन मीडियम। ये नंबर हमेशा 1 से बड़ा होता है क्योंकि C हमेशा बड़ा होगा किसी और मीडियम में लाइट की स्पीड से। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फिर हमने बात की थी। ये क्या है? ये है एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सम मीडियम अदर देन वैक्यूम। वैक्यूम से अलग किसी और मीडियम के कंपैरिजन में के रिस्पेक्ट में जब हम दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं। जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम देखना चाह रहे हैं वाटर के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या है? वाटर से अगर होती हुई लाइट रे आ रही है और ग्लास में एंटर कर रही है तो वो कितना बैंड होगी, उसकी एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग कितनी होगी, वो नंबर हमें बताएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वो हम निकालते कैसे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये इक्वल होता है V1 अपॉन V2, यानी पहले मीडियम में लाइट की स्पीड क्या थी और दूसरे मीडियम में एंटर होने के बाद लाइट की स्पीड क्या हो गई, इन दोनों स्पीड्स के का रेशियो हमें बताएगा ग्लास का सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ऑप्टिकल डेंसिटी की हमने बात की थी। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? एक मीडियम की लाइट को रिफ्रैक्ट करने की डेंसिटी, रिफ्रैक्ट करने की एबिलिटी को हम ऑप्टिकल डेंसिटी की टर्म्स में डिफाइन करते हैं। एक ऐसा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है यानी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसे हम बोलेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। लाइट की स्पीड ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में ज़्यादा होती है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में कम होती है। ठीक है, बेंडिंग किस में ज़्यादा हो रही है, रिफ्रैक्शन किस में ज़्यादा हो रही है? जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। लाइट की स्पीड किस में बेंडिंग ज़्यादा है का मतलब क्या है कि लाइट की स्पीड इसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा कम हो रही है। इसके कंपैरिजन में इसमें लाइट की स्पीड उतनी कम नहीं हो रही जितनी लाइट की स्पीड इसमें कम हो रही है। तो रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम है। रेयरर से डेंसर मीडियम में जब लाइट जाती है तो वो स्लो डाउन हो जाती है और नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। डेंसर से रेयरर मीडियम में जब लाइट जाती है तो वो स्पीड अप हो जाती है और नॉर्मल से अवे बैंड हो जाती है। ठीक है, फिर हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया और फिर हमने देखा एवरीडे लाइफ में हम रिफ्रैक्शन कहाँ होते हुए देख रहे हैं। जैसे एक कॉइन है, अगर हमने एक वाटर फिल्ड कंटेनर में कॉइन डाला हुआ है तो वो हमें अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पर दिखाई नहीं देगा, उससे ऊपर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि लाइट रे जब वाटर से निकलकर एयर में जाएंगी तो वो नॉर्मल से अवे बैंड हो जाएंगी और हमारी आंखों को ऐसा लगेगा, हमारे दिमाग को ऐसा लगेगा जैसे ये लाइट रे एक ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर किसी पॉइंट से निकलकर आ रही है। तो इस कॉइन की इमेज हमें यहाँ पर दिखाई देगी। सेम ऐसे ही अगर कोई स्टिक हम किसी ग्लास में डालते हैं जिसमें पानी भरा हुआ है तो वो हमें वाटर के सरफेस पर ब्रोकन दिखाई देती है, ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से। और किसी पॉन्ड या स्विमिंग पूल का बॉटम भी हमें अपनी
जो ओरिजिनल उसकी लोकेशन है उससे ऊपर ही कहीं पर दिखाई देता है, वो भी रिफ्रैक्शन की ही वजह से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन का ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आप लेंसेज में रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, कैसे कैसे लेंसेज से इमेज बन रही है, ये आप जानना चाह रहे हैं, तो इस टॉपिक को अगर आपको एक बारी में नहीं समझ में आता है तो आप एक दो बार इसको, दो तीन बार आपको इसको और देखना पड़ेगा। ठीक है, और इंश्योर कर लीजिए ये नेक्स्ट वीडियो मेरा आने से पहले पहले कि रिफ्रैक्शन क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लेंसेज। कोई आपको डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके नोट्स जो भी कुछ मैंने पढ़ाया है वो सब आपको कहाँ मिल सकता है, ये वीडियो के नीचे जहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन दी रहती है, डिस्क्रिप्शन दी रहती है, वीडियो डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें आप हर वीडियो में आपको वहाँ पर एक लिंक मिलता है जिसको क्लिक करके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछिए, कमेंट में पूछिए, व्हाट्सएप पर पूछिए, और पर इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से एक दो दिन में तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।